आइए आज कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं तुम्हारे सीईटी का, क्योंकि मुझे पढ़ाना क्या है, पोटेंशियोमीटर गैल्वेनोमीटर दो ही, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज दो ही टॉपिक बचा है। क्या? अरे ग्रेविटेशन तो इलेक्ट्रो के बाद का एक नया चैप्टर है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये दो टॉपिक बचे, मैं ये कह रहा हूँ। फोल्डिंग सिमेट्री, अच्छा वो, हाँ देखा नहीं मैंने, देख लेता हूँ, बताता हूँ मैं। मुझे वो फोटो खींच के, मेरा नंबर है ना, मुझे भेज देना, ये फार्मूला कैसे आया वो बताना है। चलिए ये सवाल है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, एक एक फटाफट बोलते जाओ आंसर, आगे बढ़ेंगे। देखो सीईटी कितना आसान हो जाएगा। By increasing the temperature, the specific resistance of a conductor and semiconductor respectively. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो R क्या होता है, रो L बाई ए, याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने लिखा था R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और यहां से रो की जो वैल्यू थी इट वॉज समथिंग एन ई स्क्वायर ए बाई 2MEL इंटू टाउ, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा होगा। देखो लिखा था, क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आगे जाओ, अगले पेज पे जाओ, ये देखो ये आई लिखा है ना, ये यहाँ पे आई, ये पूरा वी हो गया, यहाँ पे कहीं मैंने रो भी लिखवाया होगा, रेजिस्टिविटी, हाँ ये 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये नहीं होता 2me बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये था। जरा ये देख के बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन पीरियड कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रिलैक्सेशन पीरियड और कोलिजन का जो टाइम है, ज़्यादा टेम्परेचर मिला ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिली तो टाउ की वैल्यू कम होगी, जल्दी जल्दी लगाने लगेंगे ना, टाउ कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टाउ कम हुआ तो रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है, एक की बढ़ेगी दूसरे की, ठीक है, सिंपल है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट फटाफट बताइए। दो पांच सवाल कर लेते हैं बच्चों। A 10 meter long wire of resistance 20 ohm is connect, सॉरी ये हटेगा कैसे यार, कर सकता हूँ, अच्छा अब ठीक। 10 मीटर वायर, चुप बैठो भी, 10 मीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, देखो ये वायर है, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, करेक्ट, is connected in series with a battery of EMF thin 3 volt negligible internal resistance and a resistor of 10 ohm। इसके साथ में ये 10 मीटर का वायर है, इसका रेजिस्टर कितना 20 ओम दिया रेजिस्टेंस ना, क्या दिया हुआ रेजिस्टेंस 20 ओम, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है, तो एक बेसिकली ऐसे है कि एक 20 ओम यहाँ लगा दिया मैंने, सीरीज में एक 10 ओम लगा दिया है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया एक 3 वोल्ट की बैटरी से, तो पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब समझते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है
पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ वायर, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ वायर। तो वायर के अलॉन्ग कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये बताओ बच्चों। टोटल 3 वोल्ट है, करंट कितना फ्लो करेगा इसमें, I इज इक्वल टू वी बाई आर, आर कितना हो जाएगा 30, 3/30 का मतलब 0.1, इसमें करंट कितना फ्लो किया 0.1। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट निकाला। अब अगर 0.1 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो 0.1 इंटू 20 कितना आ गया 2 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस इधर प्लस है इधर माइनस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखोगे 2/10 कितना आएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट वायर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो वायर का कितना था रेजिस्टेंस 20, तो मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकाल लिया और जैसे ही मिला पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कर दोगे आपको 0.2 मिल जाएगा। बोलो सही है, समझ में आया। क्या गुरु, हाँ गधों आगे बढ़ू, कितना आया 0.2 ना, आइए यस। देखो सीटी के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर लिया। और वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ दिस रिच डिस्क, व्हाट इज द रेजिस्टेंस। सवाल, ये सवाल नहीं है गधों, इसका आंसर बोलो, अभी कल ही कराया था मैंने। क्या क्या दिया है, ईएमएफ दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और आपसे पूछा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ई क्या था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, याद है। अरे वाह, ठीक है। तो V कितना है 2.5, E कितना है 3, I की वैल्यू कितनी होगी। अब तुम्हें कुछ बताया तो है नहीं, तो इसको अपन एक काम करते हैं, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ना, तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाई आर प्लस आर। क्या हो जाएगी I की वैल्यू V बाई आर प्लस आर। तो V कितना है 2.5 बाई 150 प्लस स्मॉल आर। यार इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये तो लंबा चौड़ा आ रहा है। 2.5 इंटू 150 प्लस आर इज इक्वल टू 450 माइनस 3R माइनस 2.5 आर। तो 25 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा 75 और 37, 375 प्लस 2.5 आर इज इक्वल टू 450 माइनस 5.5 आर। तो इसको इधर ले आओगे 7.5 आर हो जाएगा। 450 से 75 माइनस करो 75, तो आर की वैल्यू 10 है क्या, कोई ऑप्शन। मुझे आ गया यार, मैं तो पढ़ सकता हूँ सीईटी में। देखो बहुत अच्छा सवाल पूछे हो, एक दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। घर पे अगर तुम डेढ़ घंटे तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, 4.5 घंटे, और आधे घंटे किसी जो तुम्हारा इसके अलावा सब्जेक्ट है बोर्ड का वो पढ़ते हो, 5 घंटे सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। मतलब 5 घंटे पढ़ोगे तो जो अभी तक सीईटी जेई में पढ़ा है ना, इसके बाद सीईटी में जाओगे ना, तुम बूस्ट होगा तुम्हारा वो स्कोर
और तुम्हें VJTI, COEP, PCCI, PCCOE, PICT, सरदार पटेल, ये टॉप कॉलेजेस हैं। PCCOE कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है। COEP भी वही है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। PICT भी वही है, पिंपरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ करके है। तो ये जो बड़े कॉलेजेस हैं ना, VJTI, ये जो 5-6 नाम ले रहा हूँ, इनमें से कोई एक तुम 5 घंटे पढ़ोगे ईमानदारी से तो फिक्स हो जाएगा। और VJTI का प्लेसमेंट बहुत सारे कॉलेजेस से अच्छा है। क्या कौन सा कॉलेज? ठाकुर कॉलेज। आधा घंटा, बस आधा घंटा रोज, आधा घंटा डेली पढ़ो, ठाकुर कॉलेज में तुम्हें उठा ले जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। डीजे सांघवी गुज्जू कोटा है किसी के पास? जिसके पास चुप, सबको बोल रहा हूँ, जिसके पास कोटा है उसको एडमिशन मिल जाएगा आसानी से डीजे सांघवी में। आसानी से मतलब 130 135 नंबर लाना पड़ेगा, बाकियों से 50-40 नंबर पे कम पे मिलेगा। और कुछ पूछना है? तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, बातें की जा रही हो, सीधा बैठो। तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हो। क्या तो बेटा BMC ने ठेला ही बंद करवा दिया। अब वड़ा पाव भी नहीं बेच सकते, ठेला वाला बंद हो गया। दुकान लेने के लिए भी घर वाले पहनाएंगे, वो नहीं चला तो बोलो बोलो। टारगेट मोर देन सफिशिएंट, टारगेट करना है और PYQ करना है और टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन। खैर ये मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, और मैं CT नहीं पढ़ाता, आप सबको पता है। मैं सिलेबस से भी अपडेटेड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। जो CT के सर आपको पढ़ाएंगे उनसे आप ज़्यादा अच्छे जानकारी ले लो, बता पाएंगे आपको कि कौन सा बुक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं मतलब क्वालिफाइड उतना नहीं होगी, मैं तुम्हें बता पाऊँगी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं CT पढ़ा नहीं हूँ ना, CT के बारे में जानता हूँ। मैं महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई नहीं हूँ ना, तो मुझे पता नहीं यहाँ का क्या सिलेबस है, यहाँ क्या पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ NCERT चलती है, इसलिए मैं यही पढ़ा पाता हूँ, CT नहीं। हाँ प्रवीण सर है तो सरवू सर है। मेरे को CT आता नहीं है दोस्त, फंस जाओगे। क्या तुम्हें सब आता है? चलो ये इसका 10 आंसर आया। अबे मैं अकेले क्वेश्चन सॉल्व, वही है, देख अपन ने कहा गलती कर दी। V = E-IR है ना, कैलकुलेशन में कहीं एरर हुआ है, फार्मूला वही है, V = E-IR। उससे ये गलती कहाँ हुई है ना, जब जोड़ोगे तो R+R हो जाएगा ना। देखो हमने कहाँ गलती कर दी, इसमें जो चीज लिखा है उस पर मत रिलाई करो, ये ऐसे था ना। हाँ बंद कर दे बेटा, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है।
ये ईएमएफ है, इसके अक्रॉस V दिया हुआ है, यही है ना टर्मिनल वोल्टेज। अब आपको क्या करना है, इस पूरे पर यहां से एक करंट I निकल रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा I करंट ऐसे। अब इस पूरे को जब हम A B C D, भाई देखना ये मत बंद कर देना बोर्ड, भाई चालू करो, अच्छा गोरा होऊंगा मैं। सो जाएगा क्या साले, सब बंद कर दो, ये भी वो भी। तो A B C D A में B से C गए तो क्या लिखोगे, -IR विच इज नथिंग बट V, सही है। C से D में कुछ नहीं है, फिर क्या होगा, ये -I स्मॉल r प्लस E इज इक्वल टू 0। इनको V के टर्म्स में जो आंसर मिल रहा है वो लाना है, तो ये क्या बन जाएगा, -V -IR प्लस E इज इक्वल टू 0। देखो मैं इसको ना इधर लिखने की कोशिश करता हूं, तो IR को उधर ले जाओ तो वही बनेगा, देखो जो अपने को आया था V इज इक्वल टू E माइनस IR, वही बन रहा है ना। उसी कहीं कैलकुलेशन में एरर हुआ है, फार्मूला वही है, V की वैल्यू IR रखोगे तो वहां से तुम्हें I मिल जाएगा। शायद I लिखने में हमने गलती कर दी, करंट लिखने में V इज इक्वल टू IR में तुम्हें वहां से I लिखना चाहिए था, कुछ गलती हुई है, देख लेना, छोटी सी गलती है, छोड़। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी तो बहुत कम होती है ना, इसमें 0 है ऑप्शन, एक्सट्रीमली स्मॉल, 0 नहीं हो सकती, बताया था मैंने, क्योंकि कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जिसकी कंडक्टिविटी 0 हो। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 है तो रबर तो इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसको पहन के तुम जाके 33,000 का वो जो रेलवे लोकल ट्रेन पर स्टेशन ऊपर जाके बैठ जाओ, तुम्हें करंट नहीं मारना चाहिए, क्योंकि तुम तो इंसुलेटर में हो, वहां मर जाओगे, राख बन जाओगे जल के। क्यों? क्योंकि जो इंसुलेटर है वो भी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट कंडक्ट करने लगता है, तो एक्सट्रीमली स्मॉल हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। फॉर a metallic wire the ratio of voltage to corresponding current, voltage and current V is equal to IR ना। मेटल में अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ा तो V इज इक्वल टू IR, V अपॉन I का जो रेशियो है वो भी बढ़ना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट विथ राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विथ राइज टेम्परेचर, इंक्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मेटल, डिक्रीजिंग विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। दोनों बढ़ेंगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना उसका, रेजिस्टिविटी बढ़ने से, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ने पड़ेंगे। अच्छा ये सब इसलिए ये अच्छे सवाल होते हैं, ये टॉपिक जो है पूरा थ्योरेटिकल है, अब आपको इसकी थ्योरी बोर्ड की बुक से पढ़नी पड़ेगी। क्या बाप रे भाई, सिंपल सा सवाल है, अरे बाप रे। A conducting wire has a length L1 and diameter D1, कंडक्टिंग वायर है, इस वायर की लेंथ कितनी है, L1, ये वायर है, इसकी लेंथ है L1, डायमीटर पूरा कितना दिया है, D1। आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर length becomes L by 2, diameter becomes D by 2। ऐसा कैसा स्ट्रेच किया, अच्छा L2 है, सॉरी, स्ट्रेच करने का थोड़ा सा ऐसे बड़ा हुआ होगा ना, और जब बड़ा होगा जैसे ही ये बड़ा होगा, अच्छा D2। अच्छा एक बात बताओ, जब वायर को खींचेंगे तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम नहीं होगा,
जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होते रहेगा। आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। एक बात बताओ, अगर यहां लिखा जाए तो R की वैल्यू क्या होगी? तो R1 क्या आएगा अपने पास? रो L1 बाई A1, और A1 कितना होगा? पाई D1 बाई 2 टू द होल स्क्वायर। तो क्या ये यहां से बना है रो L1, 4 रो L1 बाई पाई D1 स्क्वायर। ऐसे R2 अगर लिखा जाए तो क्या ये बनेगा रो L2? रो चेंज नहीं होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। एरिया क्या आएगा? पाई D2 बाई 2 का स्क्वायर, मतलब 4 रो L2 बाई पाई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो आप, आंसर में खाली D2 है। अगर मैं R1 बाई R2 करूं तो भी आपको L1 L2 भी मिल रहा है, L1 L2 भी मिल रहा है और D1 D2 भी मिल रहा है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए, ये सवाल कैसे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, इसको बारे में हमें बात करनी है। एक बात बताओ, क्या रॉड का मास बदल जाएगा क्या? जो वायर है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा है। आप वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाइए, V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। तो L1 L2 को L1 को D1 के टर्म्स में लिख सकते हो तो कैंसिल हो सकते हैं। कैसे देखो, पहले वॉल्यूम कितना रहा होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम कैसा होता है? पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर मतलब D1 बाई 2 का स्क्वायर इंटू L1। बाद में हो जाएगा पाई D2 बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू L2। अरे सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल ही होता है ना वॉल्यूम। तो बताओ, पाई ने पाई को मार दिया। कौन है ये? लास्ट लेक्चर है, मन लगा के पढ़ लेते, सांप बन गए हो। तो L1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी? D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू L2। ये वैल्यू यहां पे रखो जरा, तो ये बनेगा 4 रो L1 की जगह D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर इंटू L2 बाई पाई D1 स्क्वायर। रेस टू 4 में कोई ऑप्शन है? हाँ है। तो अब तुमसे पूछा क्या है? दोनों का वायर बिफोर एंड आफ्टर ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो R1 बाई R2 करेंगे। जरा देखो, R1 बाई R2 किया तो 4 4 कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया। अब ये बना होगा अपना D2 स्क्वायर, L2 भी कैंसिल हो गया। ऊपर से 4 रो L2 कैंसिल हो गया, बचा है D2 स्क्वायर। नीचे देखो ये कितना है? D1 रेस टू 4। क्या है? यही है ना? अरे भाई ये देखो, ऐसे 4 रो D2 स्क्वायर L2 D1 रेस टू 4 पाई अपॉन 4 रो L2 बाई पाई D2 स्क्वायर। यही बचा है ना? 4 रो L2 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल। ये D रेस टू 2 ऊपर जाएगा, D2 रेस टू 4 अपॉन D1 रेस टू 4। है कोई ऑप्शन? पहला है, फर्स्ट। ये अच्छा सवाल था थोड़ा, क्योंकि लास्ट था ना, इसके बाद सवाल नहीं है। चलिए, यस करेक्ट। तो बस अब मस्ती खत्म। देखो मैंने पूरे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में तो मैंने ही सॉल्व किए, आपने कुछ नहीं किया। आप खाली बैठ के मेरा चेहरा देख रहे हैं बस। कैसे तुम्हें किसके लिए गाना गा रहा है? हाँ भाई ऊपर देखो, किसके लिए तैयारी हुई थी? आप किसके लिए किया गाना ये?
अरे अच्छी बात है, याद कर सकते हो, प्यार प्यार होता है। किसी ने बताया होगा तभी तो गाना याद किए हो। ये बताया उसके लिए भी प्यार हो सकता है। सरकार ने बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो बताओ, अब ये इसके पीटीएम में बोलना पड़ेगा। कोई चेहरा नजर आता है, उस चेहरे के लिए गाना गा रहा था क्लास में बैठ के। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक दो चेहरा तो मैंने भी देखा है, अब नाम जाने दो। चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर किया था। बस आवाज नहीं, अब बंद कर लो आवाज। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कर लिया था हमने। एक बार फटाफट से, अब बोलना मत, मस्ती खत्म। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर जब कर रहे थे तो हमने कहा था कि कोई भी एमीटर लगाते हैं तो वो अपना एक रेसिस्टेंस लेके आता है, और उसके रेसिस्टेंस की वजह से जो करंट का मेजरमेंट आप लेना चाह रहे हो, एक्चुअल करंट नहीं मिलता बल्कि कम करंट मिलता है, मतलब उसमें एरर हो जाता है। उस एरर को कम करने के लिए आपको क्या करना होता है? एक गैल्वेनोमीटर लो, एमीटर बनाने का तरीका, गैल्वेनोमीटर लो, उसके साथ में एक और रेसिस्टेंस ऐड कर दो। जिस रेजिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको जैसे ही आप ऐड करोगे, पैरेलल ऐड किया तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एक अच्छे एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इन्फिनिटी। कितनी होनी चाहिए? इन्फिनिटी। जब शंट की वैल्यू इन्फिनिटी कर दोगे तो टोटल करंट कहां से पास होगा? गैल्वेनोमीटर से। तब आपका इक्वेशन क्या बनता है? Ig इंटू आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। इसी पर क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत एरर तो तब भी आ ही जाएगा। आएगा नहीं आएगा एरर? बिना एरर के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो एरर्स कैसे कैलकुलेट करोगे एमीटर में? क्या करोगे? पहले आप निकाल लोगे कि एमीटर लगाने के पहले कितना करंट पास हो रहा है, एमीटर लगाने के बाद कितना करंट पास हुआ, और फिर आपको परसेंटेज निकालना आता है ना। एरर का मतलब क्या है? इनिशियल करंट माइनस फाइनल करंट, दोनों का क्या कर दो? डिफरेंस निकाल दो। खैर वो बात की बात है, उसको छोड़ो। हेडिंग बनाइए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। एक बात बताओ, क्या हो गया? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं कुछ बोला अभी? बोलो, मैं बहुत कुछ बोलने वाला होता हूँ, बता रहा हूँ। जिस दिन तुम लोग कॉलेज के बाद मिलोगे उस दिन बोलूंगा। बस बस बच्चों प्लीज चुप हो जाओ, अभी चुप हो जाओ, अभी एकदम चुप हो जाओ। अडानी नहीं बोलते बेटा, गंदी बात। कौन है अडानी? हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ, नहीं बोलते। बात तू ही कर रहा है तो इसको क्यों दिखा रहा है? ये क्या फेमस है क्या बात करने के लिए? नील, मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने। मैं चाहता हूं इसके अक्रॉस, बस अब आवाज बंद अगर पढ़ना है तो, मैं चाहता हूं इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो लिखा जाए। क्या लिखा जाए? ये जो दूसरा वाला 6 ओम है इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप लिखने का सही तरीका क्या है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर करो, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 12। I की वैल्यू हो जाएगी 20/12। 20/12 का मतलब 5/3। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 5/3 करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले वाले में कितना जाएगा? 10, क्योंकि 6 इंटू 5/3, 5 2 10। तो दूसरे वाले में कितना वोल्टेज मिलेगा? 10। तो प्रैक्टिकली मिल रहा है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है?
10। ये कौन बताया? ये मैथ्स बता रहा है। कौन बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कब? अक्रॉस 6 ओम। थ्योरी ने बता दिया। क्या हो गया फिर? बात नहीं कर रहे थे ना, प्रवचन दे रही थी तू। नए बाबा आ रहे हैं, तू भी क्यों सकता आ गई हो। ये तू तो बोल मत, तू कुछ भी बोलेगी तो टारगेट पे है। बहुत छुट्टी मारी है, बहुत। हर महीने में कहीं ना कहीं एक दिन जबरदस्ती लेके चले जाते हैं घर वाले, ऐसे हाथ पैर बांधते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं जादू चलो यहाँ से। इतने बड़े हो गए तुम लोग कि ना चाहो तो मत जाओ, लेकिन हम क्यों छोड़े? कहीं पिकनिक जाना है तो 10 वोल्ट मिला मुझे। ये कैसे मिला? ये थ्योरी से मिला है। अगर मैं चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट करके ये पता करूं कि इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगाऊं कि इस 6 ओम के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं करूंगा क्या? ये पूरी सर्किट कौन है बकबका रहा है? भाई लास्ट लेक्चर है, प्लीज गाली मत सुनो प्लीज। आज मैं तुम्हारे साथ इतना मूड बना रहा हूं इसलिए कि गाली वाली ना दे पाऊं आज तुम्हें जाना है। मतलब तुम्हें नहीं जाना, मुझे जाना है। ये है। अब ये जो 6 ओम की बैटरी आप देख रहे हो, सॉरी रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, मुझे बताना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना। तो बच्चों जरा ध्यान से बताओ, जब ये 20 था तो यहाँ 10 मिला। मुझे इसमें मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट लेने के लिए मुझे एक वोल्ट मीटर चाहिए होगा। हाउ टू अप्लाई दैट वोल्ट मीटर टू मेजर द सेम करेंट? तू बातें की जा रहा, बबकाया जा रहा है, चुप बैठ नहीं पाता क्या? सुई धागा लाके सिल दूं? तो यहां मुझे एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर को मैं कैसे लगाऊं कि वही रीडिंग दे जो यहां पे आनी चाहिए? पैरेलल। क्यों? क्योंकि सीरीज में अलग अलग होती है रीडिंग, पैरेलल लगाते तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर मुझे इस 6 ओम के अक्रॉस चाहिए तो मैं यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? वोल्ट मीटर। अब लेकिन जो ये वोल्ट मीटर लगाओगे तो इस वोल्ट मीटर इटसेल्फ हैज सम रेजिस्टेंस, है कि नहीं? मान लो 3 ओम का रेजिस्टेंस है जो वोल्ट मीटर मैंने लगाया। अब इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? अब जरा बताओ, अगर ये 3 हो गया तो आर इक्विवेलेंट अब कितना हुआ? 6 और 3 हो गए पैरेलल, तो 18/9 मतलब हो गए 2। 6 और 2 कितना हुआ? 8। और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, मतलब करंट हो गया 20/8 मतलब 5/2। अब 5/2 करंट गया तो यहाँ क्या आएगा? 5/2 इंटू 6 मतलब इसके अक्रॉस कितना आ गया? 15। तो इसके अक्रॉस कितना बचा? 5। मेजरमेंट कितना लिया उसने? भाई जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बचा है वही तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी आएगा। तो वोल्ट मीटर का मेजरमेंट कितना आया? 5। कितना आ गया मेजरमेंट? तो वोल्ट मीटर जो है वो 5 वोल्ट ही मेजर कर पा रहा है। बताओ ये अच्छा है कि खराब? अच्छा है कि खराब? तो ये वोल्ट मीटर हमारा खराब निकल गया। ये कहाँ भागे चले आ रहे हैं सब? तुम लोग कहाँ आ गए? लेक्चर नहीं है? घर जा रहे हो? ऐसे ऐसे घर जाते हैं लोग। तो ये 5 वोल्ट है, ये खराब वोल्ट मीटर। तो अच्छा वोल्ट मीटर कैसे बनाऊं मैं इसको? नहीं बताएंगे, मत बनाओ, छोड़ दो। इसको अच्छा बनाने के लिए वही जैसे उसमें जुगाड़ लगाए थे वैसे जुगाड़ इसमें लगाएंगे। क्या करेंगे? शंट जोड़ेंगे। शंट जोड़ने से क्या होगा जरा समझो। अगर ये 6 है, एक दो सुनो, अगर ये 6 है तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ? 6 और 3 मिला के कितना हो गया? 2। अरे सुनते चलो, कितना हुआ 6 और 3 मिला के?
कितना हुआ? अगर मुझे ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए मुझे? तो ये यहां का रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। चलो अगर 3 से 6 कर दिया तो क्या होगा? 6 और 6 कितना हो गया? 6 से 12 हो गया, 3 हो गया। 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है? 3 ना। तो 6 और 3 9, 20/9, और 20/9 इज द करेंट, देन 26 जा 120/9 इसको मिल जाएगा। 120/9 का मतलब यार 3 से गया 40/3, 20 माइनस 40/3 मतलब कितना आ गया? 20/3। 20/3 इज ग्रेटर देन 5। नहीं है क्या? 20/3 7 के आसपास है। मतलब अगर मैं इस वोल्ट मीटर को बढ़ा दूं, वोल्ट मीटर को नहीं बढ़ा दूं, वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस को बढ़ा दूं, तो क्या ये अच्छा हो जाएगा मेरे लिए? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो करते क्या है, इसको अच्छा वोल्ट मीटर बनाने के लिए ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना, इसके बाजू में ये 6 वाला दूसरा लगा था ना, इसके साथ में यहां पर तू भाग के ले, इसके साथ में यहां एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और गैल्वेनोमीटर के साथ में वही जुगाड़ करते हैं, शंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, चंट मत पढ़ लेना ऐसे। अब ये करता क्या है? ये पूरा जो सिस्टम बना है, ये वाला सिस्टम, ये पूरा सिस्टम कहलाता है वोल्ट मीटर। क्या कहलाता है? गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ दिया मैंने? शंट से। अब होगा क्या? यहां से जो करंट निकला होगा, क्या वो यहां तक वही करंट गया होगा? इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद एक करंट इधर निकल गया होगा और बचा वाला करंट इधर गया होगा। अब एक बात बताओ, इधर जितना कम करंट जाएगा, क्या उतनी एक्यूरेट मेजरमेंट होगी? हाँ भाई। और कम करंट जाने के लिए क्या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब ये मान लो ये वाला करंट तुम्हारा I है 1 और ये हो गया I2। तो I2 अगर ज्यादा करंट पास करवाना है तो ऊपर कम करंट, भाई अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम पास होता है ना, तो ऊपर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी करना चाहिए। तो एक आइडियल उसमें, अरे यार वही वोल्ट मीटर में पोटेंशियल कैसा होता है? इन्फिनिटी। तो यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर into voltmeter, we connect a shunt resistance in series with galvanometer. दूसरा, the voltmeter is connected parallel to the circuit across which we want to measure वोल्टेज, ब्रैकेट में लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। छापिए तो समझ में आया नहीं आया? ये इसको लिख के एक और लाइन में लिखवाता हूं, पहले ये लिख लो। तो
चलो नेक्स्ट लिखो, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर शंट रेसिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर शंट रेसिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी। For ideal voltmeter, shunt resistance should be infinity. And for real life voltmeter, shunt resistance must be tending towards infinity. Must be tending towards infinity. ब्रैकेट में लिखना वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ट्रेंडिंग मत लिख देना, ट्रेंड नहीं कर रहा है कुछ। TENDING, टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ब्रैकेट में लिखो वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। हो गया? एक बात बताओ, पोटेंशियोमीटर होगा कितना? इधर देखो, RV अगर कोई मुझसे पूछे, मैंने बोला बात मत करो ना, अब मत बात करना बिल्कुल। मुझसे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पूछे तो क्या ये गैल्वेनोमीटर और शंट मिलके दोनों वोल्ट मीटर बन रहे हैं, दोनों मिलके, तो क्या हो जाएगा RG प्लस, ठीक है? कोई दिक्कत? किसी को समस्या है? नील पक्का? चलो, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन ऐसे लिख सकते हैं कि रीडिंग कितनी आएगी, रीडिंग वुड बी IG, मतलब ये 1 को G बोल देता हूँ, RG प्लस RS, छाप लीजिए ये। और ये आपका कन्वर्जन हुआ कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आगे हेडिंग बनाइए मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। और अब चुप बैठो, मैं तुम्हें मीटर ब्रिज दिखाता हूँ। So now let's go to physics lab to perform this experiment. So this is the setup that we require for our today's experiment. This is your meter bridge, which has a wire made up of constantan और magnet. इसका रीजन कि constantan magnet जो होता है, ये आप पूरी क्लास में पहले ही कर चुके हैं। इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि हम constantan magnet ही क्यों यूज करते हैं। यह है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, यह है सेल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको भी आप थ्योरी में पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये वो दो रेजिस्टेंसेस हैं जिसका हमने आज पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन करना है। ये है जॉकी, तो यही है आपका सारा ऑपरेटर्स दैट वी रिक्वायर फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये है हमारा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल विद लेफ्ट एंड ऑफ द मीटर ब्रिज। उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल एक एंड में लगा रहा हूँ और की दूसरे एंड को मैं मीटर ब्रिज के राइट एंड कैसे करते हैं पहले सुन लो। ये वाला कनेक्शन पूरा हो गया है, तो इस एंड को मैं कनेक्टिंग वायर की हेल्प से यहाँ लगा दूंगा और इस वाले को यहाँ पे लगा दूंगा। अब हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट हो चुका है। अब बीच वाला एंड है, इससे हमने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाना है और नेगेटिव टर्मिनल जो कि वो लगा दिया है। हमें अब इस एंड पर सबसे पहले हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की रीडिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम R1 को लगाएंगे यहाँ पर, फिर दूसरी बार में इसको हटा के हम R2 को लगाएंगे यहाँ पर, और फिर तीसरे स्टेप में हम इन दोनों रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पर लगाएंगे और फिर वेरीफाई करेंगे अपने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर R1 को लगा लेता हूँ। अब हमारा ये R1 भी कनेक्ट हो गया है।
तो सर्किट हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। चलिए पहले रीडिंग ले लेते हैं। अभी फिलहाल मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाल लिया है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है की को कनेक्ट भी कर दिया है हमने कि इस जॉकी को पहले मीटर ब्रिज के लेफ्ट एंड में रखना है और फिर राइट एंड पे रखना है, और साइड बाय साइड हमें देखना है कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड्स पे आनी चाहिए। तो चलिए मैं जॉकी को वायर से टच कराता हूँ, आप डिफ्लेक्शन पे ध्यान दीजिए। अभी डिफ्लेक्शन देखिए राइट साइड में आ रहा है। अब देखिएगा मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ, जॉकी को कनेक्ट करवाते हैं, आप डिफ्लेक्शन पे देखिएगा और डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब मेरा सर्किट प्रॉपरली कनेक्टेड है। तो नल पॉइंट विल डेफिनेटली बी ऑब्टेन्ड ऑन दिस वायर। बच्चों बस ध्यान रखिएगा, आप इसको जेंटली प्लेस करिएगा वायर के ऊपर, ड्रैग नहीं कर रहे हैं और जोर से नहीं दबाना है। ये आ गया है देखिए। अब वो आपका जो पॉइंटर है वो 0 पे टच कर रहा है और आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ है अगर आप ध्यान से देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 52 सेंटीमीटर पे आ रही है। तो हमारी पहली रीडिंग हो गई है एल की 52 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू हमारी यहाँ से आई है 1 ओम। तो अब हमारी इंडिविजुअल R1 और R2 की रीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। अब हमें इन्हीं दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाना है और वो इस एंड में लगाना है। अब ये मैंने दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए विद द सेम स्टेप्स यहाँ पर भी रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.5 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया है। तो फिर उसी तरीके से देखिए, आप गैल्वानोमीटर को देखते रहिएगा। मैं राइट साइड में जॉकी को रख रहा हूँ और डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आ रहा है, फिर लेफ्ट साइड पर रख रहा हूँ और डिफ्लेक्शन राइट में है। तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमारा आ गया है। तो देखिए गैल्वानोमीटर में इस टाइम कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 46 सेंटीमीटर। तो चलिए अब मैं ये कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा फाइनल आंसर कैसा आ रहा है। सो नाउ आवर ऑब्जर्वेशन टेबल इज रेडी। 0.5 ओम पे 46 आई थी, फिर यहाँ पर 54 हुआ और ये 0.59 ओम रेजिस्टेंस आई थी। सिमिलरली मैंने अगली बार 1 लिया था और नेट रेजिस्टेंस आपके ये 0.61। सो हमारे पास जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स थे वो एक 1 ओम का था, दूसरा 2 ओम का था एंड थ्योरेटिकली इनका आंसर आना चाहिए था 0.66 ओम। एंड लेट्स सी प्रैक्टिकली कितना आ रहा है। तो प्रैक्टिकली हमारा आंसर आ रहा है 0.6 ओम, which is quite closer towards theoretical value. Hence, the law of parallel combination of resistance is verified by using meter bridge. So this is all about your experiment. I hope आपको experiment समझ में आया। चलो, तो ये क्या था, बस आवाज नहीं, ये था आपका मीटर ब्रिज। अब जो आपने पढ़ा है इसको समझते यहाँ पे कि मीटर ब्रिज काम कैसे करता है। एसी का टेम्परेचर यार, मीटर ब्रिज सबसे पहले समझो ये होता क्या है। ये काम करता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। किस पर काम करता है ये? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। क्या होता है इसमें, यहाँ सबसे पहले लिख देता हूं मैं। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों यूज करते हैं समझो। इट इज यूज टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। कहां पर? किसी भी सर्किट में। क्लियर? अब कंस्ट्रक्शन समझो होता कैसे है। इसमें एक स्केल लगा होता है ऐसा, इस तरह से एक स्केल लगा हुआ है। ऐसे आगे इस पे नंबर लिखा होता है और ये टोटल लेंथ जो होती है वो 1 मीटर की होती है। ये स्केल लगा होता है
इस स्केल के पास में हम मेटल की स्ट्रिप्स लेते हैं। मेटल की इसलिए लेते हैं ताकि कहीं बाहर करंट ना जा पाए, क्योंकि चार्ज फ्लो है वो एक सर्किट बना के रखे। यहाँ पे ऐसे एक मेटलिक स्ट्रिप ली जाती है, यहाँ पे ये मेटल स्ट्रिप है, और ऐसे इस साइड भी एक मेटल की स्ट्रिप ले ली जाती है। समझना, जो बताया था वही काम कर रहे हैं, बस कराने का तरीका यहाँ ऐसे होल बना रहता है और बीच में एक और स्ट्रिप होती है जिसमें ऐसे 3 होल होते हैं। एक रेसिस्टेंस को, ये दोनों पार्ट देख रहे हो, यहाँ आपको नॉन रेसिस्टेंस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? नॉन रेसिस्टेंस कहाँ से लाते हैं? जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो नॉन रेसिस्टेंस आपको मिलता है रेसिस्टेंस बॉक्स से। क्या से मिलता है आपको? हाँ, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाते हैं जिसको अपन ने बोल दिया R। ये जो सेकेंड वाला बॉक्स देख रहे हो, यहाँ और यहाँ X लगाते हैं, और यही X अपने को कैलकुलेट करना है। दिस इज बेसिकली अननोन रेसिस्टर। तो ये अब कैसे सॉल्व करते हैं? X मतलब अननोन जो अपने को कैलकुलेट करना है। इधर ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, एंड गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ एज अ रेसिस्टर। क्या है वो? अभी तो कराया था, RG उसका रेजिस्टेंस होता है। और ये गैल्वेनोमीटर पे ऐसे गैल्वेनोमीटर है, सुनो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर के साथ में यहाँ पर एक जॉकी जोड़ा जाता है। जॉकी का काम क्या होता है? ये बेसिकली वायर के नीचे लगा है और उसको आप ऐसे इस पे हिलाते हो। जो मीटर ब्रिज है ना, ऐसे जैसे वो नहीं बोला था कि ऐसे आप स्लाइड नहीं कर सकते, ऐसे टक 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 कर रहा था ना अभी वो यूट्यूब पे देखा, तो वो जो घुमा रहा था उसको हम जॉकी बोलते हैं। कैसे घुमाते हैं समझो, ऐसे घुमाते रहेंगे। जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया उसने, उसमें देखो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, कभी लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, कभी राइट में। एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं है, तो वो वाला पॉइंट जहां पर डिफ्लेक्शन नहीं है, वो पॉइंट मान लो ये है। तो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन नहीं मिला, दैट वुड बी व्हाट? योर नल डिफ्लेक्शन। इसलिए मैंने तुम्हें दिखा दिया कि तुम मरो मत, देख लो टोटल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। क्या ये मुझे ये मिल जाएगा क्या मेजरमेंट लेने के बाद कि नल डिफ्लेक्शन कहां पर है? 1 2 3 4 से चालू हुआ है, तो ये मिल गया होगा, मान लो ये L सेंटीमीटर पे मिला है। कहाँ मिला है नल डिफ्लेक्शन? L सेंटीमीटर पे। तो क्या ये हो जाएगा 100 माइनस L सेंटीमीटर? हाँ या ना? अब जरा ये बताओ, नल डिफ्लेक्शन मिला तो उसका मतलब क्या हुआ? नल डिफ्लेक्शन में हुआ क्या? जिस टाइम पे नल डिफ्लेक्शन मिला, क्या ये गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं पास हो रहा है? जरा व्हीटस्टोन ब्रिज देखो, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हुआ था। जब तो व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ जो रजिस्टर था बीच में, जो गैल्वेनोमीटर के साथ लगा हुआ था, उस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं था। याद आ रहा है? वैसे यहाँ भी तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है, जब इसमें नल डिफ्लेक्शन आया मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है इस इंस्टेंट पे। मतलब ये कैसी कंडीशन में आ गया है? बैलेंस्ड कंडीशन में। कैसी कंडीशन में है? बैलेंस्ड। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो मेरे पास ऐसा 2 बन जाएगा। देखो अब मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये R ऐसा है, इधर अपने पास कौन है? X जो अपना अननोन रेसिस्टर है। एक रेजिस्टर है, देखो L है ना, एक कितना रेजिस्टेंस का पार्ट ले सकते हो? दिस इज लैम्डा L, where lambda is equal to resistance of wire per unit सेंटीमीटर। मतलब ये जो यहाँ पे ऐसे लगा, ये वायर ही लगा होगा ना, यहाँ स्केल तो नीचे लगी है,
इस वायर में ये L लेंथ आया है, अगर मैं L सेंटीमीटर है, मैं बोलूं कि लैम्डा सेंटीमीटर लेंथ मतलब लैम्डा सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्डा क्या लिखेंगे, लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर, लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर इसका रेजिस्टेंस है। तो L लेंथ का कितना हो जाएगा, लैम्डा L। बचे हुए पार्ट का कितना होगा, 100 माइनस L इंटू लैम्डा। और जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो ऐसे बीच में लगा हुआ है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, तो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया? दिस इज व्हाट योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, R इंटू 100 माइनस एल लैम्डा इज इक्वल टू एक्स इंटू एल लैम्डा। लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया। अननोन रेजिस्टेंस x आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज R 100 माइनस एल बाई एल, वेयर L एंड 100 माइनस एल क्या है, देखो अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो आपने निकाला वो R आपको पता रहेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो निकाला है क्या वो वाला R आपको पता रहेगा, हाँ ना भाई, तो ये R पता रहेगा। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है वो मिल जाएगा, और मीटर ब्रिज की लेंथ हमेशा कितनी होती है, 1 मीटर, तो बची हुई लेंथ मिल जाएगी। मतलब ये देखो यहाँ पे आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको R पता है, बैलेंसिंग लेंथ इस जॉकी को हिला करके आप देख लोगे, और बाकी चीज़ें अपने पास है, आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस थ्रू मीटर ब्रिज। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो आगे, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, आवाज नहीं, अभी लिख रहे थे क्या, सबका हो गया था ना, लास्ट टॉपिक, पोटियो नहीं है, तेरे पीटे में मैं भी बैठूंगा उन दोनों के साथ, तू अपना प्रूफ दिखाएगा ना तो मैं अपना प्रूफ दिखाऊंगा, तुझे क्यों शक कर रहे हैं लोग, चल क्लास लगाऊंगा। अब देखो पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, आवाज नहीं, I prove that I can be a good mom and also be successful at my job. इस वीडियो में हम समझेंगे अगर आवाज आई ना मार के भगा दूंगा मैं। पोटेंशियोमीटर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और मीटरिंग वर्ड से मिलकर बना है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज अननोन वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने के लिए पहले से नोन वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है। साथ ही पोटेंशियोमीटर का यूज इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने और डिफरेंट सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है जिसे स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट किया जाता है। पोटेंशियोमीटर के एक्चुअल डिजाइन में इस वायर को कई टुकड़ों में बांटा जाता है और साइड बाय साइड प्लेस किया जाता है। वायर के सभी पीसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए थिक मेटल स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है। इस सर्किट में करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर, सर्किट को ऑफ करने के लिए एक स्विच और करंट वेरी करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगाया गया है। पॉइंट ए से 1 वोल्ट मीटर को जॉकी की मदद से वायर पे कनेक्ट किया गया है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं करंट सर्किट में फ्लो करता है और एमीटर और वोल्टमीटर में हमें डिफ्लेक्शन शो होता है। अब हम जॉकी को वायर पे धीरे धीरे स्लाइड करेंगे और वोल्टमीटर के डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे। हम देखते हैं कि जब जॉकी को पॉइंट बी की ओर ले जाते हैं तब वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि वायर में पोटेंशियल यानी वोल्टेज उस वायर की लेंथ पे डिपेंड करती है।
कहने का मतलब वायर की लेंथ के साथ साथ वोल्टेज इंक्रीज होता है और यही फैक्ट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि वायर के किसी भी सेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। The potential drop across any section of the wire will be directly proportional to the length of the wire. Thanks for watching. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम समझ पोटेंशियोमीटर आपने जो देखा वो अब मैंने ऊपर से तुम्हें दिखाया कि वो दिखता कैसे है। वो एक बड़ा सा ऐसे पट्टा होता है, ऐसे मान लो ये है, ये बेंच का ये ऊपर वाला पार्ट, अगर ये मैं निकाल के ऐसे ले लूँ और यहाँ ऐसे बहुत सारे हुक्स लगाते हैं, हुक लगा करके नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ, खाली ऐसे हुक लगाते हैं, हुक लगा के एक वायर को लेते हैं, वायर को ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे मोड़ के रखते हैं। जनरली पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ जो होती है ना वो 10 मीटर होती है। मोटे तो इतना पिटेगा ना, बात कर रहा है सारा, अभी मारूंगा, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे आंख के सामने बात करने जा रहा है। तो ये वायर में ऐसे वायर को ऐसे मोड़े रहते हैं। वायर को मोड़ के रखने से क्या होता है कि क्योंकि जनरली जो पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ होती है वो 10 मीटर होती है। कितनी लेंथ होती है? हाँ, L लिखा रहता है लेकिन वो 10 मीटर होती है। जनरल पोटेंशियोमीटर की ये लेंथ होती है। अभी जो लेंथ है पोटेंशियोमीटर की बहुत ज़्यादा लेंथ है, कम नहीं है। एक ही अगर डिवाइस में रखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, 10 मीटर का एक पट्टा लेना जिसपे वो लगाएंगे, डिवाइस बनाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, 1 मीटर का लेके स्टैंडर्ड साइज में गोल गोल गिटार में देखा वो लगा होता है टंग 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 वाला, यहाँ पे ऐसे बजाते हो, हाँ स्ट्रिंग, वही वैसे ही वायर को घुमाए रहते हैं। उसी तरीके से वायर को घुमाते हैं और घुमा करके क्या बनाते हैं, पोटेंशियोमीटर। अब इसका मेन काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। क्या मेन काम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस में भी 2 पार्ट मेजर करता है ये, ईएमएफ भी मेजर करता है और इंटरनल रेसिस्टेंस भी मेजर करता है। क्या क्या करता है वो? ईएमएफ मेजर करता है और इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करता है। समझ में आ रहा है? इसमें हमें सबसे पहले डिफाइन करना होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। हालांकि ग्रेडियंट आपको मैंने बता दिया है अभी आज स्टार्टिंग में ही, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक बात ये बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए अपने पास तो ऑलरेडी वोल्ट मीटर है, हमें बोला गया ना वोल्ट मीटर हमने पढ़ लिया है। तो जब वोल्ट मीटर था तो पोटेंशियोमीटर क्यों पढ़ना पड़ा? तो पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट। ज्यादा एक्यूरेट कौन है? लेकिन हम यूज नहीं करते ज्यादा करके, लैब में तो यूज करते हैं लेकिन बाहर जाने पे हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, बिकॉज इट इज इजी टू कैरी। बहुत आसान है ना, एक छोटा सा डिवाइस है, जेब में डालो चल दो। पोटेंशियोमीटर एक फट्टा लेके ऐसे सर पे लेके घूमते रहो, इसलिए क्या यूज करते हैं हम लोग? हाँ, लिख लो, इट इज यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा ईएमएफ। It is used to calculate potential difference, comma EMF, comma internal resistance of cell. और क्या लिखा? Potential difference, comma EMF and internal resistance of the cell. पैरा चेंज करके नोट पॉइंट बना के दूसरा नोट पॉइंट लिखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। पैरा चेंज करके लिखो, the reading from potentiometer is more accurate than voltmeter.
the reading from potentiometer is more accurate than voltmeter. क्या रिपीट करो? The reading of potentiometer is more accurate than voltmeter. But we usually voltmeter, but we generally ऐसा लिखो, we generally use voltmeter because of its compact size. We generally use voltmeter because of its compact size. इसका एक्सपेरिमेंट आपको करवाया जाएगा, तो मैं खाली आपको बता सकता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट शायद करवाया भी होगा, क्लावी कॉलेज गए थे 6 दिन, तो वोल्टमीटर वगैरह का, रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह का। पोटेंशियोमीटर नहीं कराया तो अगली बार कराएंगे। मीटर ब्रिज करवाया है ना, तो पोटेंशियोमीटर ही करवाना बाकी है। देखो ये दिखता कैसे है, ये ऐसे एक वायर है, वायर के नीचे एक स्केल लगी रहती है, ठीक है। वायर के नीचे क्या लगा देते हैं? एक स्केल लगाते हैं। समझना ध्यान से मैं कैसे बता रहा हूं। यहां ऐसे एक बैटरी लगाई जाती है इस वायर के साथ में। इस वायर की लेंथ कितनी है? L। इतना जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? अब जिस रजिस्टर में जिस बैटरी का मुझे ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इसका कौन सा पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, ये पार्ट है ईएमएफ ऑफ सेल। कोई भी सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो जिस पार्ट, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी सर्किट के साथ में हम सेकेंडरी सर्किट को ऐड करते हैं, और सेकेंडरी सर्किट में किसको लेते हैं? तो सेकेंडरी सर्किट में हम उस डिवाइस को लेते हैं, उस सर्किट को लेते हैं जिसके लिए हमें बैटरी का ईएमएफ चाहिए होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या? प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, प्राइमरी सर्किट में बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सेकेंडरी सर्किट के बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उतना ही होना चाहिए, उधर ही होना चाहिए। तो जो ऐसे लगाएंगे सेकेंडरी सर्किट ईएमएफ वाला, वो ऐसे, ठीक है। मैं इग्नोर कर रहा हूं यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से। किससे जोड़ देते हैं? और इधर क्या लगाते हैं? जॉकी। अब ये जॉकी ऐसे यहाँ पे हिल रहा होता है, तो जब ऐसे हिलाते हो जॉकी को, तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है, लेट से ये वाला पॉइंट x है, x हिलाने पर आपको ये वाला पॉइंट मिला, जिसको आपने क्या बोल दिया? नल डिफ्लेक्शन है। क्या है ये? नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कोई भी करंट इस टाइम पर फ्लो नहीं कर रहा है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। इट मींस गैल्वेनोमीटर इज एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग वायर। नाउ कैसे काम कर रहा है गैल्वेनोमीटर? कनेक्टिंग वायर जैसे। समझ में आ रहा है सबको? आइए, तो ये बचा वाला कितना डिस्टेंस हुआ? L-x। बच्चों ये सर्किट देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो x लेंथ है, और ये जो देख रहे हो, क्या इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस एक नहीं होना चाहिए? हाउ? इधर देखो, अगर यहाँ 0 होगा तो क्या यहाँ पे ईएमएफ E होना चाहिए? हाँ या ना? यहाँ 0 हुआ तो यहाँ ईएमएफ क्या होना चाहिए? E होना चाहिए। और अब अगर ये नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी 0 होना चाहिए, और इधर ये कनेक्टिंग वायर है तो E हो ही जाएगा। जरा मुझे बताओ, मैं ऐसा बोलूं कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर